हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। अब आप बोल रहे होगे आप यहाँ तो आए हो पढ़ने और मैं तो आपको गाना सुना रहा हूँ। बट अगर हम बात करें, मेटल और नॉन मेटल है भी ऐसे कि उनके लिए हम गाना गा सकते हैं और कह सकते हैं ये दो भाई हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, तबाही हैं। जल्दी बताओ क्या है, दोनों के दोनों तबाही हैं। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि मेटल को हम दोनों हैं अलग अलग मैं क्यों कह रहा हूं और दोनों एक दूसरे से इतने ज्यादा जुदा क्यों रहते हैं, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे इस वीडियो लेक्चर में पता लगाएंगे। ये वीडियो का रहने वाला है पहला पार्ट जिसमें हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलो बगैर किसी देरी के कर लेते हैं स्टार्ट। अगर बात की जाए एट प्रेजेंट हमारे आसपास कितने तरीके के एलिमेंट प्रेजेंट है, 118 तरीके के। एट प्रेजेंट हमने 118 अलग अलग तरीके के जुदा जुदा भाइयों को क्या कर लिया है, ढूंढ लिया है, जो एक दूसरे से बिल्कुल रहते हैं अलग बट काफी सारी चीजें उनमें कैसी रहती है, सिमिलर। कैसी रहती है, सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। और इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण इन्हें हम क्या करते हैं, हीरा ठाकुर के दो अलग अलग लड़कों की तरह डिवाइड कर देते हैं। अब आप बोलोगे हीरा ठाकुर का तो एक ही बच्चा हुआ था, तो मानकर चलो ना उसने दूसरा बच्चा भी तो अब तक पैदा किया होगा, तो उनमें से एक रहा मेटल और एक क्या रहा उसका, नॉन मेटल। यानी भैया हीरा ठाकुर के दो लड़के होते तो एक मेटल होता और एक नॉन मेटल होता, एक होता मेटल और एक क्या होता, नॉन मेटल। जिस वजह से यहाँ पर कहा गया ये है दो भाई, दोनों के दोनों क्या है, तबाही। दोनों के दोनों क्या है, तबाही। चलिए अब बात आ जाती है सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि बाहरी अपीयरेंस कैसा है, बाहर से जो मेटल है और नॉन मेटल है ये कैसा दिखाई देता है, वरना हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वाला भाई मेटल है और कौन सा वाला भाई नॉन मेटल है। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें किसकी, मेटल की, विद द एक्सेप्शन ऑफ मरकरी एंड गैलियम। अब केमिस्ट्री ठहरी के एक्सेप्शन पे नाम पे कि केमिस्ट्री आ गई और हमने भर भर के एक्सेप्शन पढ़ लिया, तो यहां पर भी बता दिया गया अगर मरकरी और गैलियम को हम छोड़ दे, which are liquid at room temperature, metal are solid at room temperature। आप नोटिस करेंगे जितने भी हमारे मेटल्स रहते हैं वो जनरली सॉलिड नेचर में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। अगर एक्सेप्शन के नाम पर हम गैलियम को छोड़ दें और मरकरी को छोड़ दें, जो दोनों के दोनों क्या रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। अब अगर हम फिजिकल स्टेट से आगे बढ़े तो आप कभी नोटिस करना हमारी मम्मी के जो गहने रहते हैं वो बहुत ज्यादा चमकीले रहते हैं। फिर अगर हम बात करें जब हम कोई नया क्या लेकर आते हैं, मेटल रिलेटेड आइटम लेकर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। नई गाड़ियों को देखना कितनी ज्यादा शाइन करती है, क्योंकि अगर हम बात करें वो सारी की सारी क्या रहती है, मेटल से बनी हुई रहती है। जितने भी मेटल से बने हुए आर्टिकल रहते हैं उनके ऊपर एक लस्टर वाली प्रॉपर्टी रहती है जिसको हम शाइन कह सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक्स द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर सरफेस इज कॉल्ड लस्टर। उनकी जो बॉडी है वो लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। कभी आप नोटिस करना क्या हमारे घर पे जो दीवारें रहती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाती है, नहीं कर पाती। बट आप कभी नोटिस करना आपकी जो गाड़ियां होंगी जैसे उनके ऊपर लाइट पड़ती है वो लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब है कि जितनी भी मेटल वाली चीजें रहती हैं वो अपने सरफेस से क्या करती हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है और हमें उनका क्या दिखाई देता है, शाइनी सरफेस दिखाई देता है। कभी नोटिस करना जो लोग क्या करते हैं, गोल्ड इयररिंग्स पहनते हैं, गोल्ड के आइटम्स पहनते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स पहनते हैं, उनके वो पर्टिकुलर जो चीजें रहती हैं या हम बात करें ज्वेलरीज रहती है वो बहुत ज्यादा क्या करती है, शाइन करती है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है कि जितने भी मेटल रहते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, लस्टर प्रोवाइड करते हैं, शाइनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं। अगली प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम बढ़े तो आ जाती है मेलिएबल। ध्यान से देखो यहाँ पर ये टीन है। अब आपने देखा होगा आपके छत के ऊपर आपने टीन लगा रखी होगी ताकि जो धूप है वो आपके छत पर ना आए, या हो सकता है आपने अपनी बालकनी को ढक कर रखवाया होगा, कवर करवाया होगा। तो आपने देखा होगा जिन पर्टिकुलर टीन का हम इस्तेमाल करते हैं वो पतली पतली शीट के फॉर्म में रहती है। आपकी मम्मी ने आपको गरम गरम खाना बनाकर दिया था, आपने मम्मी से बोला मम्मी मैं तो ठंडा खाना नहीं खाऊंगा, तो आपकी मम्मी ने क्या किया, आपके खाने को एल्यूमिनियम फॉइल से रैप करा और आपको बढ़िया टिफिन के अंदर रखकर भेज दिया। जब वो पर्टिकुलर खाना आपको टिफिन के अंदर मिला
एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा थिन थी, बहुत ज्यादा पतले एक फॉर्म में थी। तो आप देखते हैं वहां पर आपका खाना गर्म रहता है। इसका मतलब है कि जितने भी मेटल रहते हैं उनको अगर हम चाहें तो पतली वाली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेलेबिलिटी क्या है? मेटल्स में बी फॉर्म्ड इनटू थिन शीट। जब मेटल को हम ठोक ठोक कर, कूट कूट कर, जैसे आपकी मम्मी ने आपको ठोक ठोक कर, कूट कूट कर पढ़ाना सिखाया होगा, आपको एक अच्छा इंसान बनाया होगा, उसी तरीके से अगर हम चाहें तो मेटल को पतली पतली शीट पे क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल थिरकता हुआ थिरकता हुआ थिरकता हुआ अपने आप को क्या करता है? मोटे से पतला कर लेता है। इसका मतलब है वो फूला हुआ आलू था और वो पिट पिट के, ठुक ठुक के वो पतला सा फ्रेंच फ्राइज बन जाता है। क्या बन जाता है? पतला सा फ्रेंच फ्राइज बन जाता है। जल्दी कमेंट में बताओ किस किस ने अभी कुछ ही लास्ट डेज में फ्रेंच फ्राइज खाए हैं। आगे अगर हम बात करें, अगली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? डक्टिलिटी। अब देखो यहां पर जो मेटल अभी कुट कुट कर, पिट पिट कर पतला हुआ था, पतली सी शीट में आया था, वही मेटल अगर हम चाहें तो उसको हम क्या कर सकते हैं? थिन वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी आप देखना, जब हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक वायर को बाहर निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रिक वायर के अंदर कॉपर के पतले पतले वायर रहते हैं। कभी ज्वेलरीज देखना, मम्मी ने जो पहनी होंगी, उनके अंदर जो सोने के क्या डले रहते हैं? पतले पतले तार डले रहते हैं। वो भी कैसे रहते हैं? काफी ज्यादा थिन रहते हैं, क्योंकि जो मेटल रहते हैं वो डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? शो करते हैं। यानी अगर हमें एक पतली सी शीट दिख रही है मेटल की, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? मेलेबिलिटी। और अगर वो पतले वायर के फॉर्म में दिख रही है तो वो कौन सी वाली है? डक्टिलिटी। कौन सी वाली है? डक्टिलिटी। और सबसे ज्यादा जो डक्टाइल मेटल रहता है वो कौन सा रहता है? गोल्ड रहता है। हम क्या कर सकते हैं? 1 ग्राम सोने से, दुकान जाना, 1 ग्राम सोना खरीद कर लाना, बट मम्मी पापा से पैसे मांगना, कहीं से निकाल मत लेना। जो 1 ग्राम सोना रहता है उससे हम क्या कर सकते हैं? 2 किलोमीटर लेंथ वाला वायर बना सकते हैं। ये इतना ज्यादा क्या रहता है? डक्टाइल रहता है और अपनी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को क्या करता है? शो करता है। अगर अगली वाली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े तो अगली प्रॉपर्टी क्या आती है? हार्डनेस आ जाती है। आपने देखा होगा आपके जो बाइसेप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट जो मेटल रहता है वो आपके बाइसेप से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आपके बाइसेप में हम मेटल लगा के ऐसे करके खींच दे तो आपके जो बाइसेप है वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से जो बाइसेप है वो बेचारे पिछला हो जाएंगे, क्योंकि मेटल काफी ज्यादा हार्ड रहता है, ठोस रहता है। आपने देखा होगा गाड़ियां जब ब्रिज से निकलती हैं तो वो क्या करती है? आवाज करती धच 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 धच, क्योंकि उनके नीचे क्या लगा रहता है? मेटल का सरफेस लगा रहता है। वो मेटल क्या करता है? सारे वेट को झेल जाता है, क्योंकि मेटल इतना ज्यादा हार्ड रहता है, उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है कि वो अपने आप को हमेशा बचाकर रख लेता है। यानी जो मेटल है वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है? हार्डनेस प्रॉपर्टी, हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी शो करता है। बट हम पढ़ी केमिस्ट्री रहे हैं, केमिस्ट्री के नाम में ही एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर भी सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, जिसे अगर हम चाहें तो नाइफ से खच 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 करके क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, और तितली बनता फिरा उसको क्या कर सकते हैं? उड़ा सकते हैं। मतलब इतना ज्यादा वो सॉफ्ट रहता है। दूसरी तरफ अगर हम आयरन को देख ले, स्टील को देख ले, वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। मतलब मेटल आपके स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ड्यूरेबल रहते हैं, हार्ड रहते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपने देखा होगा सोनोरस। हम मंदिर गए, मंदिर जाके हम जब भगवान के सामने घंटी बजाते हैं, टन करके आवाज आती है, हमारा पूरा माइंड क्या हो जाता है? फ्रेश हो जाता है। तो वहां पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मेटल आपस में स्ट्राइक करता है, हिट करता है, तो वहां पर वो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। जब मेटल क्या करेगा? किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से, हार्ड ऑब्जेक्ट से, इवन खुद के सरफेस से टकराता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। टन 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 करके आपको क्या आ जाती है? आवाज आ जाती है। और अगर हम बात करें अगली प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम बढ़े तो वो है कंडक्शन। अब आप ये बताओ, जब घर जाके बढ़िया आपका मन करा आज तो मैं क्या करने वाला हूं? कुछ बढ़िया बढ़िया खाने वाला हूं। अब जल्दी बताओ आपका मन क्या करता है सबसे ज्यादा खाने का? अगर मैं बात करूं तो मान लो मुझे क्या करना है? बढ़िया सा कोई खाना बनाना है। तो हम क्या करते हैं? हमारे घर में जो वेसल रहते हैं उनको निकाल लेते हैं। अब भैया हम वेसल क्यों क्यों लेते हैं? वहां पर प्लास्टिक का कोई आइटम क्यों नहीं ले लेते?
क्योंकि अगर हम बात करें जो हमारे मेटल रहते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्शन वाली प्रॉपर्टी को निभाते हैं। भैया ये क्या कह रहे हो आप, कंडक्शन का मतलब है कि अगर हम मेटल से चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करवा सकते हैं, हीट भी कंडक्ट करवा सकते हैं। अब मान लो तुम चाय बना रहे थे, बढ़िया चाय बना रहे थे, तुम्हारे हाथ में जिससे हम क्या चाय को उकालते हैं, चाय को ऊपर नीचे करते हैं, बढ़िया तुमने थोड़ी देर के लिए चाय को उसको छोड़ दिया, बढ़िया मोबाइल चला रहे थे, बढ़िया रील देख रहे थे, 2 मिनट जाके उसको पकड़ा तो अचानक से आपको क्या लगता है, गर्म लगता है। और गर्म लगने का कारण क्या रहता है कि उस पर्टिकुलर मेटल में जो वेसल के अंदर हीट थी वो क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है। आपकी जो गैस है वो नीचे जल रही है, बट जो चीजें हैं वो वेसल के ऊपर गर्म हो रही हैं। उसका रीजन रहता है कि वो मेटल क्या करता है, हीट को कंडक्ट करता है। ना सिर्फ हीट को कंडक्ट करता है बट इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। कैसे, कई मूवीज में आपने देखा होगा, जैसे हम मेटल का रॉड लगा देते हैं करंट की तरफ, करंट क्या करता है, धड़ 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 करते 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 क्या हो जाता है, आ जाता, और इंसान पूरी तरीके से क्या हो जाता है, हिल जाता है। हमने क्या देखा कि मेटल के पास प्रॉपर्टी है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, जिस वजह से अगर हम बात करें मेटल्स को हम क्या करते हैं, कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब भैया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपने क्लास 9 में पढ़ा ही है कि सॉलिड मेल्ट हो जाता है और लिक्विड बॉयल हो जाता है। अगर आपको मेटल को मेल्ट करना है, बॉयल करना है, तो टेम्परेचर आपको चाहिए 1500 डिग्री, 2000 डिग्री, 3000 डिग्री, तब जाकर कोई मेटल क्या करता है, हीट करता है। और यह हम बात करें मेल्ट करता है या बॉयल करता है, मतलब अगर मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे अपने मेटल को सोचूं कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले, या वो मेल्ट हो जाए या बॉयल हो जाए, तो वो ऐसा करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये उसके सख्त खिलाफ है, ये उसके क्या है, बिल्कुल अगेंस्ट है। अब आ जाते हैं अगली वाले की तरफ। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये है दो भाई, दोनों के दोनों तबाही, दिखते हैं अलग और रहते भी अलग है, दोनों हैं अलग अलग, दोनों हैं जुदा जुदा। तो उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि जो नॉन मेटल यानी हीरा ठाकुर का दूसरा वाला लड़का है, ये कैसा होने वाला है। अगर हम इसके फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट को बताने से पहले देख लो, ये एक सॉलिड दिख रहा है, ये एक लिक्विड दिख रहा है, और ये क्या दिख रही है, गैस दिख रही है। ये हमारा प्यारा कार्बन है, ये हमारा प्यारा क्या है, कार्बन है। अगर कार्बन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक छोड़ दे रहा हूं, जल्दी जाओ उस वीडियो को भी देख लेना और इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर लेना। ये कार्बन है। फिर अगर हम बात करें, ये क्या है, ब्रोमीन है। और अगर हम बात करें, हमारी बेचारी प्यारी सी क्लोरीन गैस, नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी डॉल जैसे, बिल्कुल ये क्या है, क्लोरीन है। ये क्या है, क्लोरीन है। अगर हम देखें तो कार्बन भी नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, और क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल है। तो क्या देखते हैं, एट एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जिसमें आपको आनंद आ रहा होता है, आप बढ़िया जीवन के सुकून काट रहे होते हैं, आप बोलते हैं भैया मौजे ही मौजे चल रहे हैं, मेरे क्या चल रहे हैं, मौजे ही मौजे चल रहे हैं। तो वहां पर जो आपका क्या रहता है, नॉन मेटल रहता है, एम्बिएंट टेम्परेचर पर हम नोटिस करते हैं वो 2 या 3 अलग अलग स्टेट में पाया जा सकता है। मतलब वो गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और अगर हम बात करें वो क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। और अगर हम बात करें, there is no metallic sheen to them save iodine and save do not reflect light। क्या बताया जाता है कि ना तो ये क्या करते हैं, पतली शीट के फॉर्म में आते हैं, ना तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके की लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो नॉन मेटल है वो क्या रह सकता है, आपका सॉलिड भी रह सकता है, लिक्विड भी रह सकता है, और गैसियस स्टेट में भी रह सकता है। यानी ये पर्टिकुलर जो भाई है इसका अपना मन है, और ये मेटल को बोलता है हे तू जा रे, मैं तो चाहूं तो मैं सॉलिड रह सकता हूँ, लिक्विड रह सकता हूँ, गैस रह सकता हूँ। बट मेटल बेचारा बोलता है अरे यार भाई, मेरा तो जन्म ही इस वजह से हुआ है कि मैं किस फॉर्म में रहूं, सॉलिड के फॉर्म में रहूं। तो वो बेचारा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वाले फॉर्म में रह जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करें, जो अगली वाली प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, वो क्या है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल कैसे रहते हैं, ब्रिटल रहते हैं। ब्रिटल का क्या मतलब है कि अगर हम नॉन मेटल को तोड़ना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं आसानी से। उनके ऊपर कुछ मारा जाए, कुछ ठोका जाए तो वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते। क्या हो जाते हैं,
ब्रेक हो जाते हैं। नॉन मेटल्स आर एक्सट्रीमली फ्रेजाइल एंड दे कांट बी कॉइल्ड इनटू वायर और हैमर्ड इनटू शीट। ये इतने ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं कि अगर मैं सोचूं कि मैं क्या करने वाला हूं, जैसे मैंने एल्यूमिनियम की फॉइल बनाई थी, वो हमारे घर के लिए ऊपर वाली जो टीन बनाई थी, या गोल्ड का जो वायर बनाया था, वैसा मैं इसके साथ कर लूं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सट्रीमली फ्रेजाइल रहता है, काफी ज्यादा जल्दी क्या कर जाता है, टूट जाता है। ये पर्टिकुलर हमारा क्या है, नॉन मेटल है। अब हमने यहां पर क्या देखा कि जो एक पर्टिकुलर ये क्या है, नॉन मेटल, जैसे इसके ऊपर हथौड़ा पड़ रहा है, ये बेचारा क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। इसका मतलब है ये इतने ज्यादा फ्रेजाइल रहते हैं कि अगर हम ऐसा सोचे भी कि इनको क्या करने वाले हैं, हम पतली शीट में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो कभी भी इनको हम पतली शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम अगली वाली स्लाइड पर आ जाएं तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में क्या बताया जाता है, when they come in contact with oxygen they produce acidic और neutral oxide। बताया जाता है कि ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं रहते हैं, बस और बस क्या करते हैं, बस में बैठकर ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, और जब बस क्या करती है, उनको किसके पास पहुंचाती है, ऑक्सीजन के पास पहुंचाती है, तो वो ऑक्सीजन क्या करती है, इनके साथ रिएक्ट कर लेती है, और रिएक्ट करके या तो एसिडिक ऑक्साइड बना लेती है या तो दूसरी वाली न्यूट्रल ऑक्साइड बना लेती है। मतलब ये इन ऑक्साइड का क्या रहता है, नेचर रहता है। जल्दी बताओ क्या रहता है, नेचर रहता है। क्या रहता है, नेचर रहता है। कंडक्शन, कंडक्शन की बात में आ जाए तो जो आपके क्या रहते हैं, नॉन मेटल रहते हैं, वो बेचारे तो दूर से बोल देते हैं कि मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी से प्यार ही नहीं है, मैं तो इलेक्ट्रिसिटी से खफा हो चुका हूं, मैंने इलेक्ट्रिसिटी को बोल दिया है अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, मेरा नाम मत लेना। बट ये ठहरी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर ग्रेफाइट बोलता है अरे यार तुम सब जाओ, मैं तो जा रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी के पास। अब ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी के पास क्यों आता है, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी लेड पेंसिल रहती है उसके अंदर जो ग्रेफाइट वाली लेड रखी रहती है, या हम बात करें जो हमारी बैटरी रहती है, ये प्लस वाला पॉइंट, ये माइनस वाला पॉइंट, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर भी अगर देखा जाए क्या प्रेजेंट रहता है, ग्रेफाइट की रॉड प्रेजेंट रहती है, जो हमारी क्या रहती है, एनोड और कैथोड वाली रॉड रहती, क्या रहती है, एनोड, और अगर हम बात करें कैथोड वाली रॉड रहती है, उसके अंदर भी क्या फील्ड रहता है, ग्रेफाइट। अब आप एक तरफ कह रहे हो कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, हीट कंडक्ट नहीं करेंगे, और आप बोल रहे हो कि ये जो ग्रेफाइट है ये कंडक्ट कर लेगा। तो याद करो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हमने क्या पढ़ा था कि ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा रहता है, फ्री रहता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहने के कारण वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है और क्या बना लेता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बना लेता है, इलेक्ट्रिक करंट। जिस वजह से हम नोटिस करते हैं जितने भी हमारे नॉन मेटल रहते हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट जो प्यारा सा ग्रेफाइट रहता है ये क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बाकी सारे नॉन मेटल ब्रिटल रहते हैं, बट जब ग्रेफाइट की बात आती है तो ग्रेफाइट बोलता है आई एम द स्ट्रॉन्ग, आई एम द स्ट्रॉन्ग, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। यहां पर वो ऐसा कहकर चला जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी हमारी किसकी, नॉन मेटल की। एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। याद करिए लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो पर्टिकुलर मेटल रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहते हैं, बट जब बात आती है नॉन मेटल की जो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं वो कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिस वजह से इनकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर वाली। कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर वाली। अब हम आ गए हैं बल्ले बल्ले करते, बल्ले बल्ले शावा शावा करते करते कि जो हमारे मेटल है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। नॉन मेटल बोलता है अरे यार मैं तो अकेला ठहरा, मैं तो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ वहां पर क्या करूंगा, कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूं। हाँ, तो अब हम आ गए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज वही प्रॉपर्टीज है जिसको आप समझ सकते हो, ये ठाकुर भानु प्रताप का सबसे प्यारा लड़का है जिसको हम जानते हैं हीरा ठाकुर के नाम से। अब मैं हीरा ठाकुर को क्यों कह रहा हूं कि जैसे हीरा ठाकुर ने क्या किया था, अपने पिताजी मतलब अपने ठाकुर भानु प्रताप का नाम ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, उसी तरीके से जो मेटल रहते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या करती है, हमें अलग अलग चीजें बताती हैं। ये बताती हैं कि मेटल जो है ये अलग अलग चीजों के साथ मिल जाता है।
कभी ये वाला दोस्त बनाता है, कभी वो वाला दोस्त बनाता है। मतलब जो मेटल ठहरा, आज मैं यहाँ, आज मैं वहां, आज मैं ऊपर, आज मैं नीचे, इस तरीके से क्या करता है, अपने आप को नई नई प्रॉपर्टीज में लेकर आ जाता है। चलिए देख लेते हैं ये कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी दिखाता है। सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्यारी ऑक्सीजन दीदी के साथ, कि जो ऑक्सीजन है उसके साथ मेटल क्या करता है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स आर बर्न इन एयर। यहां पर अगर हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि जब भी मेटल को क्या करा जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाया जाता है, ऑक्सीजन के वजह से जो मेटल रहता है उसके जिया में आग लग जाती है। बेचारा जो मेटल रहता है वो जल कर भुन कर बोलता है, ऑक्सीजन मैंने तेरे प्यार में अपनी जान दे दी है, मैं अब तुझे छोड़कर अपने आप को ऑक्साइड बनाने के लिए जा रहा हूं। मतलब जो मेटल रहते हैं या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपने आप को बर्न कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपने आप को बर्न कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर बात की जाए सारे के सारे जो मेटल रहते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, कंबाइन करके क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। बेसिक इक्वेशन अगर हम याद रखें कि मेटल और ऑक्सीजन जब मिलते हैं क्या बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें, सोडियम और जो पोटेशियम है, याद करिए सोडियम ने बोला था, ए चाकू तू मुझे काट दे, मैं यहां पर कट जाऊंगा। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए, जब सोडियम और पोटेशियम को हम कहां लेकर आते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लेकर आते हैं। अब ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण जैसी वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं वो रिएक्ट करते हैं विग्रस फॉर्म में। विग्रस का मतलब होता है तुरंत के तुरंत क्या करते हैं, अपने आप को स्वाहा कर देते हैं। बोलते हैं सोडियम फट स्वाहा, पोटेशियम फट स्वाहा, सोडियम भी स्वाहा, पोटेशियम भी स्वाहा, और स्वाहा होकर वहां पर वो क्या करते हैं, अपनी ऑक्साइड बना लेते हैं। बट इनकी जो ऑक्साइड बनती है, इनकी जो ऑक्साइड बन रही है, जैसे पोटेशियम और ऑक्सीजन मिलके पोटेशियम ऑक्साइड बनाया, सोडियम और ऑक्सीजन मिलके सोडियम ऑक्साइड बनाया, इनके साथ काफी ज्यादा हीट भी रिलीज होती है क्योंकि ये काफी ज्यादा विग्रस मैनर में रिएक्ट करते हैं। अब सोडियम और पोटेशियम एक तरफ बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बट जो अदर एलिमेंट रहते हैं वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते। अगर हम मैग्नीशियम के ऊपर आ जाए तो मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। वो ऑक्सीजन से बोलता है, ए ऑक्सीजन यहां से चली जा, मैं तेरे साथ रिएक्ट नहीं करूंगा। बट याद करिए चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा होगा कि जब मैग्नीशियम को हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो क्या करने लगता है, बर्न करने लगता है, और बर्न करने के बाद लाइट और हीट फॉर्म करता है, बट उसके साथ में प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करता है, बट आपको क्या करना पड़ता है, इसके पीछे आग लगानी पड़ती है। जब इसके पीछे आग लग जाती है तो मैग्नीशियम क्या करता है, उछलता हुआ कूदता हुआ, आज मैं यहाँ, आज मैं वहां, आज मैं यहाँ, आज मैं वहां करता हुआ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम जिंक को देखें तो जिंक जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। बट इसके लिए भी आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है। जहां पर सोडियम भैया और पोटेशियम भैया तो क्या कर रहे थे, अपने आप रिएक्ट कर रहे थे। ये छोटे भाई हैं, बहुत नटखट है। नटखट होने की वजह से ये क्या करते हैं, अपने आप को जब तक हीट नहीं करवाते हैं तब तक ये नहीं क्या नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। और एक नोट आपको क्लियर याद रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, गोल्ड हुआ, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। देखिए अब यहां पर अगर हम बात करें, हम बाकी सारी चीजों को तो देख चुके हैं। अगर हम आयरन को देखें, आयरन डज नॉट बर्न इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। याद करिए जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो हमने एक बात को पढ़ा था कि आयरन कहता है मुझे चाहिए ज्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में मैं तो रिएक्ट नहीं करूंगा। तो आयरन क्या कहता है कि मैं बिल्कुल भी क्या नहीं करता हूं, रिएक्ट नहीं करता हूं, ऑक्सीजन के साथ मैं बॉन्ड नहीं बनाता हूं। बट जो आयरन फिलिंग्स रहती हैं, अगर आप आयरन का पीस ना ले, आयरन का बार ना ले, आयरन के स्प्रिंकलर्स ले ले, तो
तो वो स्प्रिंकलर क्या करते हैं, विगरस तौर पर फ्लेम में क्या करने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। अगर देखा जाए आयरन फिलिंग्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग फॉर्म आयरन ऑक्साइड, आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अगर आप डाल देते हैं तो वहां पर वो क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं, क्योंकि जो स्प्रिंकलर्स रहते हैं वो काफी जल्दी हीट कर जाते हैं और हीट करने की वजह से वहां पर आयरन ऑक्साइड बन जाती है। अब अगर आप ध्यान से यहां पर देखो, हमने आयरन का पीस ले लिया, उसके नीचे क्या कर दिया, बर्नर लगा दिया। किसी के नीचे अगर बर्नर लगा दोगे तो बताओ क्या वो रिएक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसका हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है वैसे वैसे अगर बात की जाए, जो आयरन रहता है वो अपने कलर को क्या करता है, चेंज करता है। पहले ग्रे से क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। फर्दर अगर हम उसको हीट करते रहे, फर्दर अगर हम उसे हीट करते रहे तो उसका कलर चेंज होकर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। चेंज होकर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। और हमें क्या पता लगता है कि जब आयरन ने, किसने, आयरन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ हीटिंग पर क्या फॉर्म कर लिया, आयरन ऑक्साइड। क्लियरली ये जो सिंबल दिया है ये किसका है, आयरन ऑक्साइड का। किसका है ये, आयरन ऑक्साइड का। बराबर कर सकते हैं। याद करिए हमने क्या पढ़ा कि जो पोटेशियम और सोडियम है ये रूम टेम्परेचर पे क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। बट कैल्शियम और मैग्नीशियम को आपको नॉर्मल हीटिंग देनी पड़ती है। अगर हम बीच वाले 4 एलिमेंट पर आ जाए, एल्यूमिनियम पे, जिंक पे, फिर किस पे, आयरन पे, तो इन्हें हमें स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है। जो कॉपर रहता है ये भी स्ट्रांग हीटिंग पे जाता है। बट जो नीचे वाले एलिमेंट रहते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनने तो बोल दिया जा मेटल यहां से चला जा, जा ऑक्सीजन यहां से चला जा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। तो वो बिल्कुल भी क्या नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता है, वो रिएक्ट नहीं करता है। अब अगर हम आगे वाली प्रॉपर्टीज पर आ जाएं तो अगली वाली प्रॉपर्टी कौन सी वाली है, रिएक्शन विद वाटर। कौन सी वाली है, रिएक्शन विद वाटर। यानी भैया कि जो पानी है, क्या है, पानी है, किससे बना है पानी, चल छैया 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 करके पानी बना है क्या, बिल्कुल नहीं। पानी बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन जहां फ्लेमेबल रहता है, ऑक्सीजन जहां क्या करती है, आग लगाने में हेल्प करती है। बट जब दोनों आ जाते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हैं, बिल्कुल बदल लेते हैं। तो अब हम किन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन विद वाटर, कि जो हमारे मेटल रहते हैं ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। कभी देखा जैसे हमारी गाड़ियां जो लोहे से बनी रहती है उसके ऊपर क्या लग जाता है, पानी लग जाता है, तो वहां पर क्या आने लगती है, रस्ट आने लगती है। अपने घर पे वो तांबे वाला बर्तन देखना, तांबे वाले बर्तन के अंदर अगर हम पानी रखते जाते हैं तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। पायल का कलर या हम बोल सकते हैं सिल्वर का कलर आपने देखा होगा ब्लैक पड़ जाता है। तो हर मेटल क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन देखें होता क्या है, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। बट मेटल ऑक्साइड यहीं पर चुप नहीं होता। मेटल ऑक्साइड बोलता है मैं यहां नहीं रुकूंगा, एक बार मेटल ऑक्साइड बन चुका हूं, वापस से क्यों मेटल ऑक्साइड ही रहूं। तो मेटल ऑक्साइड क्या करता है, अपने आप को सॉल्युबल कर लेता। सॉल्युबल का मतलब है अपने आप को डिसॉल्व कर लेता है। और अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाती है तो वो क्या बनाती है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। इसका मतलब है कि जब पानी के साथ मेटल का रिएक्शन हो रहा है, जल्दी बता, पानी के साथ मेटल का रिएक्शन हो रहा है तो मेटल क्या करता है, मेटल कंबाइन होता है। मेटल क्या होता है, कंबाइन होता है। किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ। पहले किसके साथ बॉन्ड बनाता है, मेटल ऑक्साइड वाला बॉन्ड बना लेता है। बट मेटल ऑक्साइड जिसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। याद करिए नॉन मेटल का हमने पढ़ा था एसिडिक नेचर है, तो मेटल वाले का कौन सा नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा। और कोई भी बेसिक आइटम पानी में डिसॉल्व हो रहा है इसका मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, बेसिक नेचर है। जब बेसिस पानी में डिसॉल्व हो जाती है तो क्या फॉर्म कर लेती है, मेटल हाइड्रोक्साइड, जिन्हें हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, एल्कली। क्या बोलते हैं, एल्कली। पहला पार्ट का रिएक्शन किसमें होता है, पहला पार्ट होता है जब मेटल वाटर के साथ कंबाइन करता है तो क्या बना लेता है, मेटल ऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ये मेटल ऑक्साइड उसी वाटर के अंदर जब फर्दर डिसॉल्व होने लगती है क्या बनाती है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाती है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड।
अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें मेटल हाइड्रोक्साइड में चीजें होती कैसे, अगर हम ध्यान दें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है हमारे, सोडियम और पोटेशियम भैया। सोडियम और पोटेशियम भैया अगर किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, ऑक्सीजन के साथ, तब भी उनका रिएक्शन विग्रस था। पानी के साथ भी आप उन्हें ला दो तो वो बोलते हैं मैं हूं सोडियम, मैं हूं पोटेशियम, मैं तो करूंगा रिएक्ट। तो ये क्या करते हैं, बहुत तेजी से यहाँ पर रिएक्ट कर जाते हैं। इनका जो रिएक्शन रहता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और ये हाइड्रोजन गैस उस पर्टिकुलर हीट के कारण क्या कैच कर लेती है, फायर कैच कर लेती है। इसका मतलब है कि अगर आप सोडियम और पोटेशियम ले ले, अगर आप सोडियम और पोटेशियम ले ले, जैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इनके साथ ये जो हाइड्रोजन गैस रहती है हीट के साथ आती है और क्या कॉज करती है, फायर कॉज करती है। क्या कॉज करती है, फायर कॉज करती है, और बोलती है पुष्पा है मैं पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, फायर लगा देगा मैं, बोलते हैं हम है पुष्पा, हम लगा देंगे फायर। तो यहाँ पर ये बन जाते हैं पुष्पा और फटाक से क्या ले आते हैं, फायर ले आते हैं। बट एक बात आप याद करके रखना कि जो सोडियम और पोटेशियम ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। मतलब अगर इनको हमें नहाऊ करवाना है, प्यार से नहलाना है, तो हमें कोल्ड वाटर की जरूरत है। बगैर वाटर के ये क्या नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। अब अगर आगे आ जाएं, हम नेचर देखें इन ऑक्साइड का, तो याद करिए हमने क्या पढ़ा कि जो नेचर ऑफ ऑक्साइड रहता है मेटल ऑक्साइड का, वो कैसा रहता है, बेसिक रहता है। कैसा रहता है, बेसिक रहता है। और अगर हम बात करें कोई भी बेसिक चीज अगर किसी एसिड के साथ मिल जाए तो क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर। क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर। मेटल ऑक्साइड कैसे बिहेव करती है, बेस की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है, बेस की तरह बिहेव करती है। और अगर गलती से आपने इन्हें किसके प्रेजेंस में ले आए, एसिड के प्रेजेंस में ले आए, तो ये क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर बनाती। क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर बनाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्यारी मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। कैसा नेचर है उनका, बेसिक नेचर है। बट अगर हम बात करें, केमिस्ट्री दीदी यहां भी आ गई। केमिस्ट्री दीदी ने बोला क्या बच्चे तो इतने आसानी से केमिस्ट्री को पढ़ लेगा, तो हमने बोला ना दीदी ना, अगर आप कुछ बताना चाहो तो यहां पर भी बता दो। तो केमिस्ट्री दीदी हमें बता के जाती है कि अगर आप एल्यूमिनियम को ले ले और अगर हम बात करें आप जिंक को ले ले, जो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड और जिंक की ऑक्साइड रहती है ये अपने आप को कभी बोलती है बेसिक, कभी बोलती है एसिडिक। अब बात आती है कब एसिड और कब बेस। अगर आपने इनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, अगर आपने इनको किसके साथ रिएक्ट करवाया, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये बन जाती है बेस। ये क्या बन जाती है, बेस। बट अगर आपने इनको किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो ये अपने आप को बेस से बदलकर क्या बना लेती है, एसिड। क्या बना लेती है, एसिड। और ऐसी ही ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जहां पर हमने देखा एक तरफ हमारे जो मेटल है वो वाटर के साथ पहले मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है फर्दर और क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। अब हमने यहीं से एक बीच में सब टॉपिक दिया था कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है, मेटल ऑक्साइड का जनरल नेचर रहता है बेसिक। बट अगर हम बात करें, केमिस्ट्री दीदी आई और केमिस्ट्री दीदी ने बोला क्या इतने आसानी से केमिस्ट्री पढ़ लेगा तू, फिर हमने बोला नहीं दीदी नहीं, आप जो बताना चाहती हैं आप वो बता दो। वहां से हमें पता लगता है कि जो एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड रहता है वो एसिडिक भी होता है और वो बेसिक भी होता है। डिपेंड करता है आप उसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो वो बेस बन जाता है, और बेस के साथ करवा रहे हो तो वो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। ध्यान दो जरा, यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, ये एक बेस है तो ये क्या बन गया, एसिड बन गया। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर। क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर। बट अगर हम बात करें, नॉट एवरी एलिमेंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अब ठंडे पानी ने बोला क्या सारे मेटल मेरे ही साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो वहां पर मेटल ने बोला नहीं भाई, हम तो ठहरे तबाही, हम क्या करने आए हैं, यहाँ पर तबाही करने आए हैं। अगर हम तबाही करना चाहते हैं तो क्या सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं।
जो कैल्शियम रहता है, कैल्शियम के अलावा अगर हम बात करें मैग्नीशियम रहता है, इनको चाहिए भाई साहब ठंडा पानी नहीं चाहिए, इनको चाहिए भाई साहब गर्म पानी। इनने बोल दिया कि अगर आप हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो जाइए गर्म पानी लेकर आइए, गर्म पानी के बगैर हमसे बात मत करिए। तो वहां पर मैग्नीशियम और कैल्शियम को अगर हमें रिएक्ट करवाना है तो हमें कौन सा वाला पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए। जब गर्म पानी के साथ ये कंबाइन करते हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। अगर आप मैग्नीशियम को देखें, ये वाटर के साथ मिल जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो याद रखेंगे कि पहले इन्होंने मेटल ऑक्साइड बनाया होगा, फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करे, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और मैग्नीशियम और कैल्शियम के अपने नखरे हैं, ये बोलते हैं ठंडे पानी तू मुझसे चला जा दूर। तो ठंडा पानी क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। और ठंडे पानी की जगह पर कौन सा वाला पानी आ जाता है, गर्म पानी वहां पर आ जाता है। और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, जो मेटल रहते हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ना तो ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ना तो ये किसके साथ करते हैं, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। इन्हें अपने लिए चाहिए भैया स्पेशल। ये बोलते हैं हम तो और स्पेशल है। याद करो शादियों में तुमने देखा होगा, वो एक फूफा जी रहते हैं या अगर हम बात करें मामा रहते हैं, उनको अगर किसी ने चाय नहीं दी, मुझे तो चाय नहीं मिली, मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो वो नहीं मिला। उसी तरीके से अगर हम बात करें, जो आपका क्या रहता है, एल्यूमिनियम रहता है, जिंक रहता है, आयरन रहता है, ये बोलते हैं ना तो हमें ठंडा पानी चाहिए भाई साहब, ना तो हमें गर्म पानी चाहिए, आप तो जाओ हमारे लिए क्या लेकर आओ, स्टीम लेकर आओ। तो जब हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को और अगर हम बात करें आयरन को, किस किस को, एल्यूमिनियम को और आयरन को स्टीम वाले पानी में रखते हैं, स्टीम फॉर्म वाले पानी में रखते हैं, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। साथ में क्या रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। बाकी और जो नीचे वाले एलिमेंट रहते हैं वो तो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव रहते हैं, तो वाटर में से हाइड्रोजन को हटा ही नहीं पाते हैं। वहां पर वाटर बोलता है ए मेटल मुझसे दूर रहना, मैं हूं ज्यादा रिएक्टिव, तू है कम रिएक्टिव, तो वो रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं। और हमें पता लगता है कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ना ये ठंडा पानी पीना चाहते हैं, ना तो गर्म, ना तो स्टीम वाला पानी। यानी कि जो मेटल रहते हैं वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से रिएक्टिविटी को दिखा देते हैं। जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर रहते हैं, या तो वो कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, या तो हॉट वाटर के साथ करते हैं, या तो किसके साथ करते हैं, स्टीम के साथ करते हैं। बट नीचे वाले जो रहते हैं वो बिल्कुल भी अपना रिएक्शन दिखाते नहीं है। अब जब हमने दो पढ़ लिया है तो अब हम आ जाते हैं तीसरे वाले की तरफ। तीसरा वाला क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, कि जो हमारे मेटल है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। मतलब जो बड़ा वाला भाई तबाही है, अगर उसको एसिड के साथ ले आए तो एसिड के साथ वो कैसा रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ उसका रिएक्शन कैसा रहने। हाँ, तो अब हम क्या देख रहे थे कि जो हमारे मेटल है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। चलो देख लेते हैं मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इस वाले वेसल में अगर हम बात करें क्या लेने वाले हैं, टेस्ट ट्यूब में क्या लेने वाले हैं, मैग्नीशियम लेने वाले हैं। इस टेस्ट ट्यूब में क्या लेने वाले हैं, एल्यूमिनियम लेने वाले हैं। इस टेस्ट ट्यूब में क्या लेने वाले हैं, जिंक। और इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में क्या लेने वाले हैं, आयरन लेने वाले हैं। चलो चारों को हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। अब हमने देखा कि जब मेटल को एसिड के साथ हम क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, क्या बनेगा वहां पर, मेटल सॉल्ट, और साथ में कौन सी वाली गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है रिएक्शन बहुत सिंपल, वाटर के साथ भी हाइड्रोजन गैस बन रही थी, यहां भी हाइड्रोजन गैस बनी थी, बट याद करो वहां मेटल हाइड्रोक्साइड बनी थी, यहां पर क्या बनता है, मेटल सॉल्ट। क्या बनता है यहाँ पर, मेटल सॉल्ट बन जाता है। अगर आप ध्यान से देखें इन पर्टिकुलर कंटेनर, या हम बात करें टेस्ट ट्यूब के अंदर, हमने कौन सा वाला एसिड लिया है, HCl लिया है। कौन सा वाला लिया है, HCl। मैग्नीशियम को उठाया और यहां पर डाल दिया। अब अगर हम देखें
हम यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं काफी ज्यादा विग्रस होता है और क्या फॉर्म हो रही है, यहाँ पर हीट फॉर्म हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर आपको क्या निकलती हुई दिखाई दे रही है, गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो जब कभी मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनेगा और साथ में कौन सी वाली गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब एल्यूमिनियम को हमने डाला तो एल्यूमिनियम भी क्या करता है, रिएक्ट करता है। अगर आप पहले वाले के कंपैरिजन में यहां पर हीट देखें तो ये कैसी है, कम है। यहां पर अगर आपने नोटिस करी, यहां पर गैस कैसी निकल रही है, ज्यादा निकल रही है, और इस वाले में गैस कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा है जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर जाते हैं रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जब रिएक्टिविटी बढ़ जाती है तो हम देखते हैं HCl के साथ जो रिएक्शन होता है वो उतना ही ज्यादा विग्रस होता है। अब अगर हम यहां से अगले वाले की तरफ आ जाए, जिंक वाले पर आ जाए, जो जिंक रिएक्ट करता है उसके अंदर जो हीट का प्रोडक्शन होता है, अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, वो एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में भी कम है, और अगर हम बात करें वो मैग्नीशियम के कंपैरिजन में भी कैसा रहता है, काफी ज्यादा कम रहता है। और अगर हम लास्ट वाले आयरन की तरफ आ जाए तो जो आयरन का रिएक्शन है उसके अंदर हम क्या नोटिस करते हैं कि जो हीट रहती है वो उतनी ज्यादा हमें विजिबल भी नहीं होती है, क्योंकि ये और ज्यादा कैसे रहते हैं, कम रिएक्टिव रहते हैं। तो जब कभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट बनाते हैं, और मेटल सॉल्ट के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। The vigor of the reaction of a metal with dilute acid depends on its chemical reactivity। किसी भी मेटल की जो HCl के साथ रिएक्टिविटी है वो कितनी ज्यादा विग्रस होगी, कितनी कम विग्रस होगी, ये डिपेंड करता है कि वो हाइड्रोजन के कितने ज्यादा ऊपर है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी में ऊपर रहता है उतना ज्यादा विग्रस रहता है, जितना कम रहता है उतना कम विग्रस हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है। कुछ मेटल ऐसे रहते हैं जो एक्सप्लोसिव तरीके से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, कुछ रैपिड तौर पर करते हैं, और जो कुछ रहते हैं वो तभी रिएक्ट करते हैं जब आप उन्हें हीट करें। जैसे अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो भैया वो तो ठहरे बहुत ज्यादा तेज, वो तो क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव तौर पर फट जाते हैं। बट मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन पर अगर हम आ जाए तो ये रिएक्ट करते, रैपिड करते हैं। बट अगर हम बात करें जैसे आयरन हो गया, ये चीजें क्या करती है, इनको आपको हीट करना पड़ता है तभी जाकर ये किसके साथ रिएक्ट कर सकती हैं, HCl के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। अदरवाइज ये बोलती हैं भाई साहब एसिड आप तो यहां से चले जाओ, हम तो रिएक्ट करेंगे नहीं। और बचे हुए जो नीचे वाले एलिमेंट रहते हैं वो तो बोलते हैं हम तो है सीधे साधे छोटे से बच्चे। क्या बोलते हैं वो, हम तो सीधे साधे छोटे से बच्चे। जब छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या छोटे बच्चे रिएक्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते। तो वो मेटल रहते हैं जो अपना ज्यादा रिएक्शन वहां पर नहीं दिखाते। मैग्नीशियम को अगर HCl के साथ देखें तो ये क्या बनाता है, MgCl2 बनाता है, और साथ में क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस वहां पर रिलीज कर देता है। एल्यूमिनियम को अगर HCl के साथ देखें क्या बनाता है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में क्या रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज हो जाती है। आप इनको क्या कर सकते हैं, इक्वेट करके बराबर कर सकते हैं। जिंक को अगर हम ले ले, जिंक क्या करता है, HCl के साथ ZnCl2 बनाता है, साथ में H2 गैस बना लेता है। आयरन क्या करता है, FeCl2 बनाता है, और साथ में H2 गैस को क्या करता है, रिलीज कर देता है। अब बात आती है कि जो मेटल है, इन्होंने क्या करा, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, मेटल सॉल्ट, और मेटल सॉल्ट के साथ यहां पर क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है भैया कि जब कभी मेटल क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो ये क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। दैट इज परमानेंट, हमेशा यही वाले कंपाउंड को वो क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। अब बात आती है कि जो मेटल है ये रिएक्ट कैसे करते हैं, अलग अलग एसिड के साथ। जो डिफरेंट हमारे एसिड्स रहते हैं इनके साथ ये कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड पर आ जाए, हमने HCl का देखा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड पर आ जाए, आयरन ऑन रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आयरन सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब यहां भी बनता मेटल सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस, बट वहां पर क्लोरीन वाला सॉल्ट बना था, यहां कौन सा वाला सॉल्ट बनता है, सल्फेट वाला सॉल्ट। कौन सा वाला सॉल्ट बनता है, सल्फेट वाला सॉल्ट। आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाते हैं, क्या बना लेते हैं, आयरन सल्फेट बना लेते हैं, साथ में क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। और अगर बात की जाए जिंक को H2SO4 के साथ आप मिलाएंगे तो क्या बना लेगा,
ZnSO4, क्या बना लेगा ZnSO4 और साथ में वापस से हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। मैग्नीशियम को अगर हम देखें H2SO4 के साथ क्या बना लेता है MgSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस। अगर क्लोरीन रहता HCl रहता तो यहाँ पर कौन सा वाला सॉल्ट बनता क्लोरीन वाला सॉल्ट बनता। अगर यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है तो कौन सा वाला सॉल्ट बना है सल्फेट वाला सॉल्ट बना है। हाइड्रोजन गैस दोनों जगहों पर कैसी रहती है कॉमन रहती है, जो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जो कॉपर है ना तो वो HCl के साथ रिएक्ट करता है ना तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों भैया, जल्दी बता दो ऐसा क्यों। ऐसा इस वजह से कि जो कॉपर की रिएक्टिविटी रहती है वो हाइड्रोजन से कम रहती है। जब भाई साहब हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, जब हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन है क्या है हाइड्रोजन है वो अपने कंपाउंड को छोड़ेगा ही नहीं। जब वो अपने कंपाउंड को नहीं छोड़ेगा तो क्या वहां पर कॉपर उसे रिप्लेस करके सॉल्ट बना लेगा, क्या नहीं बना पाएगा। जिस वजह से हम नोटिस करते हैं जो कॉपर का रिएक्शन रहता है HCl के साथ और H2SO4 के साथ, उसके सामने हम लिख देते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन नो रिएक्शन। अब अगर बात की जाए दिस शोज दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर लेस रिएक्टिव है। और बात आ जाती है HNO3। HNO3 आपका क्या रहता है नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या रहता है आपका नाइट्रिक एसिड। एसिड बेस में या हम बात करें फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि HNO3 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है जो किसी भी चीज को उठाता है और फटाक से क्या कर देता है ऑक्सीडेशन कर देता है। तो जब मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व नहीं होती है हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होती, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है वाटर बना देता है और खुद को किस में रिड्यूस कर लेता है नाइट्रिक ऑक्साइड में कर लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कर लेता है और नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर कर लेता है। जब कभी भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे किसी भी प्रकार से H2 गैस वहां पर फॉर्म नहीं होती। बट केमिस्ट्री दीदी फिर आ गई। केमिस्ट्री दीदी अब क्या कह रही है कि तुम मुझे इतना कमजोर समझ रहे हो क्या, जहां तुम सोचोगे कि तुमने सारी चीजें पढ़ ली है वहां मैं आ जाऊंगी और बोल दूंगी ढप्पा ढप्पा। इन्होंने क्या कर दिया हमारा ढप्पा कर दिया। जब ढप्पा हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है चीजों को वापस से एनालाइज करना पड़ता है। तो जब कभी मैग्नीशियम, कौन भैया मैग्नीशियम भैया क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाते हैं और नाइट्रेट के साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मतलब मैग्नीशियम के नाम पर आ गई केमिस्ट्री दीदी और उन्होंने बोला कि नहीं जा मैं तुझे तो वाटर नहीं बनाने दूंगी, वाटर की जगह पर सिर्फ क्या रह जाता है हाइड्रोजन गैस। क्या ये अकेला है नहीं, मैग्नीशियम का उसी के नाम जैसे एक और भाई है जिसका नाम क्या है मैग्नीज। क्या नाम है उसका मैग्नीज। जब क्या करता है मैग्नीज रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो वहां पर मैग्नीज नाइट्रेट बनता है और साथ में कौन सी वाली गैस आ जाती है हाइड्रोजन गैस आ जाती है। अगर आप दोनों जगह नोटिस करें हमने देखा बाकी सारी जगह पर नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है क्या बना रहा है वाटर बना रहा था, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ये क्या करता है हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर फॉर्म कर लेता है। अब इसी के सब कंटिन्यूएशन में एक टॉपिक हमें दिया हुआ है एक्वा रीजिया। अब भैया एक्वा रीजिया क्या है आप बता दो जल्दी, एक्वा रीजिया क्या है। ध्यान से इस पर्टिकुलर वीडियो को देखो। ये हमारा क्या रहता है एक सोल्यूशन रहता है। अब कौन सा वाला सोल्यूशन है भैया, ये एक ऐसा सोल्यूशन है क्या जैसे हम घर जाके बना सकते हैं। अरे नहीं पागल, अगर आपने देखा होगा जैसे हमारे जो आर्टिकल्स रहते हैं जैसे गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया जिनको हम ज्वेलर से खरीदते हैं। अब ज्वेलर भैया बोलते हैं अगर ये डार्क हो जाए ये डल पड़ जाए तो आप आना हमारे पास, हम क्या करेंगे इनको क्लीन करके दे देंगे। तो इनको क्लीन करने के लिए जितने भी ज्वेलर रहते हैं वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन तैयार करते हैं और इसी सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इसी सोल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वा रीजिया। क्या बोलते हैं एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया एक ऐसा सोल्यूशन है जो कंसंट्रेटेड HCl से और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से बनता है। अब कौन सा वाला कितना, क्या दोनों बराबर रहते हैं एक कम या एक ज्यादा, तो 3 मतलब मान लो 3 लीटर वहां पर क्या है HCl है तो 1 लीटर वहां पे क्या रहता है 1 लीटर वहां पर नाइट्रिक एसिड रहता है। ये मैंने बहुत बड़ा नंबर बता दिया बट आपको समझने में आसानी रहेगी कि 3 पीस या 3 चीजें किसकी रहेंगी वहां पर HCl की, तो एक किसकी रहने वाली है HNO3 की। जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं
तो ये बनाते हैं एक्वा रीजिया। क्या बनाते हैं? एक्वा रीजिया, जिसका नेचर कैसा रहता है? करोसिव रहता है। करोसिव के साथ साथ इसकी जो स्मेल रहती है वो काफी ज्यादा रहती है। हम क्या कर सकते हैं? काफी ज्यादा दूर से उस स्मेल को सेंस कर सकते हैं। इसको यूज करा जाता है ताकि गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर सके। इवन आपने देखा होगा, आपकी मम्मी बोलती है मैंने तो सुनार को बहुत अच्छा मोटा मोटा गहना दिया था, ये पतला कैसा हो गया? तो वो पतला नहीं होता है, बट उसकी जो ऊपर वाली एक लेयर रहती है जिसके ऊपर डार्कनेस आ गई थी, डल पड़ गया था, वो लेयर हट जाती है। क्योंकि वहां पर अगर हम बात करें जो ये पर्टिकुलर आपका क्या है सोल्यूशन है, ये हाईली करोसिव है। हाईली करोसिव होने के कारण अगर हम बात करें, ये क्या करता है? बहुत ज्यादा तेजी से किसी भी चीज को करोड कर देता है और ऊपर वाली लेयर को क्या कर देता है? हटा देता है। आप जल्दी बताओ, पढ़ रहे हो ना? साथ में साथ साथ पढ़ लोगे, हर टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो आगे वाले टॉपिक पर आ जाते हैं कि जो मेटल है ये किस तरीके से अदर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे। अब याद करिए चैप्टर नंबर 1, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 1 में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब कभी जो हमारे क्या रहते हैं? मेटल रहते हैं। जब कभी हमारे क्या रहते हैं? मेटल रहते हैं। इन्हें हम क्या करते हैं? अदर मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अदर मेटल मतलब दूसरा भी मेटल, पहला भी मेटल। तो यहां पर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा वाला रिएक्शन हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि हमेशा जो ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल रहता है वो लेस रिएक्टिव वाले मेटल को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है अपने सॉल्यूशन से। इसका मतलब है कि जब मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा वहां पर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहता है वो क्या बताता है? वो बताता है अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। तो सेम यहां पर होता है, जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट को देखें, जब आयरन के साथ इसे रिएक्ट करवाया तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, आयरन बोलता है चल कॉपर यहां से निकल जा, मुझे अपना एक नया साम्राज्य बनाना है, मुझे रॉकी भाई बनना है। तो ये रॉकी भाई बनने के चक्कर में कॉपर को वहां से लात मार के बाहर निकाल लेते हैं, खुद क्या बना लेते हैं? फेरस सल्फेट, और क्या बन जाता है? कॉपर बन जाता है। इसी के साथ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो जाती है कंप्लीट। इसी के साथ ये वाला वीडियो हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको जो भी सजेशन देना है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस पे एक लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं कल।